सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 19 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ में। आज 19 फरवरी और 19 फरवरी अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा दिवस जो अपने लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात करते हैं 19 फरवरी की। आज आप देख रहे हैं 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की शुरुआत कब होती है? सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की शुरुआत होती है 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान स्थित सूरतगढ़ एक स्थान जो गंगानगर जिले में स्थित है, वहां पर पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई थी। किसानों को उनकी मिट्टी की उत्पादकता तथा उनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पहलू जो किसी भी प्रकार की उत्पादकता तो क्या कर सकते हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं। फसल की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई, जिसके अंदर किसान कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं? मिट्टी के पोषक तत्व की जांच लेबोरेटरी के माध्यम से कराने की शुरुआत 2015 दिनांक 19 फरवरी को करी जाती है और देश भर के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर के उस प्रयोगशाला में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पे उसकी मिट्टी की जांच करके और जो कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है या कहां पर इसकी अधिकता है, जिसके माध्यम से इसको दूर किया जाता है। आज तक अगर देखा जाए 19 दिसंबर 2023 के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अब तक कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक किसानों को आवंटित किए जा चुके हैं, वितरित किए जा चुके हैं, उनकी संख्या कितनी है? 23.58 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। तो इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 23.85 करोड़ के आसपास अगर किसान स्वास्थ्य मृदा कार्ड अगर वितरित हो गए हैं, तो उसके बाद में किसानों की जागरूकता ही का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन इसके बारे में जागरूकता बढ़ती ही चली जा रही है। आप देख रहे हैं एक मिट्टी के अंदर होता है एनपीके के माध्यम से हम सब जो मिट्टी के जो सॉइल्स के जो गुण हैं, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तीन प्रकार के अवयव जो पाए जाते हैं, उसके माध्यम से ही मिट्टी को कितनी प्रकार की गुणवत्ता की जरूरत है और कौन कौन से पदार्थ अगर उसके अंदर जिप्सम मिलाने की आवश्यकता है, फास्फोरस की जरूरत है, इस प्रकार की चीजें इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से ही संपादित करी जा सकती है। तो आज 19 फरवरी और अपने लिए इसलिए इंपोर्टेंट है कि 2015 के अंदर 19 फरवरी का दिन, जिस दिन सूरतगढ़ स्थित जो गंगानगर जिला राजस्थान के अंदर स्थित, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए अब जानते हैं आज के इंपोर्टेंट सेशंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उनकी शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं आज का पहला प्रश्न। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब होती है और किन किन क्षेत्रों के अंदर ये दिया जाता है? तो बात करते हैं 1961 में इसकी शुरुआत होती है। शाहू शांताभाई जैन, एक व्यक्ति जिनका जन्म अवसर होता है कौन सा? जन्म दिवस 50वें जन्म दिवस के अवसर पर साहू शांताभाई जैन की जन्म दिवस 50वें जन्म दिवस पर इस प्रकार की शुरुआत की गई उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार लोगों को दिया जाएगा। किस किस विषयों में दिया जाएगा और कौन कौन से इसके अंदर लेखक शामिल होंगे? तो बात करते हैं 1961 में इसकी शुरुआत होगी और पहली बार ये दिया गया 1965 के अंदर दिया गया। और सबसे पहली बार किससे दिया गया? एक मलयालम कवि थे, उनको इस प्रकार का पहला बार पुरस्कार ये दिया गया। अब बात करते हैं ये जो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको मिला है? एक दिन पहले इसकी घोषणा की गई, जिसके अंदर किया गया कौन सा? स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार, दोनों ऐसी महान शख्सियत जिनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा 2023 की कैटेगरी के अंदर।
इसके अंदर कौन कौन सी राशि मिलती है, कौन सा प्रशस्ति पत्र मिलता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके लिए 11 लाख रुपए आपको नगद दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर, साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक वाघ देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। कितनी भाषाओं के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? देश के अंदर 8वीं अनुसूची जिसके अंदर 22 भाषाएं शामिल हैं, उन 22 भाषाओं में ही इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि दो जो महान शख्सियत है वो कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो बताता चलूंगा आपको इस प्रश्न के माध्यम से कि स्वामी रामभद्राचार्य, हम सब लोगों ने देखा कि जिस प्रकार 22 जनवरी को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अंदर भी इनकी मौजूदगी काफी बड़ी थी। इसके अंदर ही बताया जाता है कि जिस प्रकार लंबे समय तक न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम जन्मभूमि के बारे में जो विवाद चला था उसके अंदर इन्होंने भी एज ए विटनेस के तौर पे वहां पे गवाही वहां पे उन्होंने दी थी। तो ये रामानंद संप्रदाय के ये एक बहुत बड़े महान संत है और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कृतियों को भी लिखा है और ये संस्कृति के जाने माने बड़े एक विद्वान पंडित है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है उसके बारे में कौन नहीं जानता, ये कवि है, नाटककार है, लेखक है, पटकथा लेखक है और निर्देशक भी है। तो ये सारी की सारी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म समीक्षक भी कह सकते हैं इनको, पटकथा लेखक भी हैं, ये शायर भी हैं और नाम इनका गुलजार। अब बात करते हैं कि गुलजार स्लमडॉग मिलेनियर एक मूवी आती है जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिलता है। उस फिल्म का जो एक सॉन्ग था और सॉन्ग कौन सा था? जय हो। इसको लिखने वाले जो गीतकार थे उनका नाम भी क्या है? गुलजार है। तो आप देख रहे हैं कि 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये दो महान हस्तियां हैं जो नंबर विकल्प संख्या बी और सी के अंदर है, इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बी और सी स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार जी हैं। 2022 का जो पुरस्कार है वो दिया गया था गोवा के लेखक दामोदर मवज्जो को। शुरुआत के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 1961 में इसकी शुरुआत होती है और 1965 में पहली बार इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। पहली बार किसको दिया गया था? मलयालम कवि, जैसा कि मैंने आपको बताया, कवि जी शंकर कुरूप को पहली बार ये दिया गया था। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं जो शामिल है उन्हीं भाषाओं के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की राशि के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, और इसके अलावा वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा भी इनको दी जाती है। 5वीं बार ऐसा हुआ है अब तक के इतिहास के अंदर, कह सकते हैं कि 58वां ये पुरस्कार था जिसमें 5वीं बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को इस प्रकार नामित किया गया है। पहली बार नहीं, 5वीं बार है ऐसा जहां पे 2 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब जान लेते हैं किसके? स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में कि वो क्या है और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। श्री रामभद्राचार्य बहुभाषाविद, रचनाकार, शिक्षाविद और प्रवचनकार भी हैं। 1988 से रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु होते, उनमें से एक ये है। उपलब्धि क्या है इनकी? 240 पुस्तकों की इन्होंने ग्रंथ की रचना करी है, 2 संस्कृत के, 2 हिंदी के महाकाव्य हैं। 2015 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, ये महान विभूति। अब बात करते हैं गुलजार के बारे में। प्रसिद्ध गीतकार है, कवि है, पटकथा लेखक है, निर्देशक है, नाटककार है, शायर है और 2009 के अंदर डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित पिक्चर थी जिसका नाम स्लमडॉग मिलेनियर, और उसके अंदर जो AR रहमान ने तो उस गीत को गाया था और लेकिन लिखा किसने था? वो इन्होंने लिखा था। गीत का नाम क्या था? जय हो। ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2013 के अंदर कह सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्डों की जो गिनती के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके अंदर जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है। 2004 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित और 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित ये बहुत बड़ी एक महान हस्ती है जिनका नाम है गुलजार, जिनको हाल ही के अंदर 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन दोनों लोगों को महान शख्सियत को सम्मानित किया जाएगा। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही के अंदर रविंद्र चंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट
क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? एकमात्र तो नहीं कह सकते, इनसे पहले अनिल कुंबले इस कारनामे को कर चुके हैं, लेकिन कम टेस्ट मैचों की बात करी जा रही है अब, जहां पे इन्होंने कुंबले की अपेक्षा थोड़े कम टेस्ट मैचों में ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। आंसर इसका जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है कि एकमात्र तो कौन से हैं कि यहाँ पे अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 500 का आंकड़ा छुआ था। इसके अलावा हालांकि सारे बॉलर्स ही, लेकिन इस प्रकार का आंकड़ा अभी तक किसी भी गेंदबाज ने नहीं छुआ है टेस्ट क्रिकेट में। तो अब बात करते हैं कि 2011 के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये अपने टेस्ट का पदार्पण करते हैं, पहली बार टेस्ट ये खेलते हैं और इन्होंने कम मैचों के अंदर ही 500 टेस्ट विकेट लेने का कारनामा अपने नाम किया है। आप देख रहे हैं कि 16 फरवरी को वर्तमान में अभी भारत और इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज चल रही है और उसका तीसरा मैच अभी वर्तमान में खेला जा रहा है और उसी मैच के अंदर इन्होंने इस प्रकार की उपलब्धि को हासिल किया है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट किसके पास में है, तो मुरलीधरन जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट सबसे कम मैचों में लिए। इसके अलावा 87 मैचों के अंदर रविचंद्रन अश्विन ने लिए जो भारत के हैं, जबकि 98 यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे तुलना कर सकते हैं कि जहां पे लगभग 12 टेस्ट मैचों से पहले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड जो था उससे पहले इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब बात करते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज चल रही है और दोनों 1-1 से दोनों बराबर है। अश्विन ने अपना पहला टेस्ट मैच 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। अब देख लेते हैं कि अभी 1 से लेकर के 29 जून को तक T20 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा और ये कहां खेला जाएगा, ये खेला जाएगा अमेरिका और साथ में वेस्ट इंडीज, दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसके अलावा 2028 के अंदर क्रिकेट को जो लॉस एंजिल्स के अंदर ओलंपिक खेले जाएंगे उसके अंदर क्रिकेट को विधिवत तौर पर एज ए खेल के तौर पे इसको शामिल कर लिया गया है। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि 500 विकेट टेस्ट मैच के अंदर लेने का कारनामा सबसे कम मैचों में भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो अश्विन ने कर दिखाया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, पेटीएम बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? अभी हाल के अंदर पेटीएम वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए बड़ी कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर बना हुआ है, कारण क्या है बताते हैं। आरबीआई के द्वारा जितने भी प्रकार की जो गाइडलाइंस ऐसे भुगतान ट्रांजैक्शन के तौर पे करी जाती हैं उस पे पूरा खरा नहीं उतर पा रहा है कौन, पेटीएम। शुरुआत कब होती है पेटीएम की? 2010 अगस्त 2010 में इसकी विजय शेखर शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। पहले ये प्रीपेड रिचार्ज के तौर पे ही इसको जाना जाता और तदंतर उसके बाद में इसने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शंस के कह सकते हैं यूपीआई के माध्यम से इस प्रोग्राम को उसने बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने स्थापित किया। 2021 तक आते आते इन्होंने अपना एक आईपीओ भी क्या किया, लॉन्च किया। वर्तमान में इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है कि आरबीआई की जितनी भी प्रकार की जो गाइडलाइंस जारी करी जाती है उसके अंदर पेटीएम खरा नहीं उतर पा रहा था। इसीलिए आरबीआई ने अभी 29 फरवरी तक जितने भी प्रकार के जो पेमेंट बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनको क्या करने के लिए कर दिया गया, एक अवधि दे दी गई है, उसके बाद में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन हाल ही के अंदर एक चीज अभी निकल करके और आई। अभी आरबीआई ने एक ढील देते हुए इसको सरका करके कह सकते हैं इसको शिफ्ट करके और 15 मार्च तक कर दिया गया है। 15 मार्च तक पेटीएम बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं और ग्राहकों को भी बता दिया गया, एडवाइजरी लगा दी गई है जिसके अंदर आप अपना लेन देन हो 15 मार्च से पहले भी क्या कर लें, कंप्लीट अपना कर लें। अभी हाल ही के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेटीएम बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? उस कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस निगम OIL, ये जो है इसकी कंपनी है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 197 कम्युनिस्ट निगम 31 जनवरी 2024 को आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 31 जनवरी को आरबीआई के द्वारा
अब बात करते हैं 29 फरवरी तक कहा गया था कि पेमेंट मैक्स में जितने भी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस आप करने वाले हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, बंद है। लेकिन फौरी तौर पे फिर एक राहत और दे दी गई है, जिसके अंदर ये जो डेट थी उसको 15 दिन बढ़ा करके और 15 मार्च तक अभी कर दिया गया। ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है। पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ में एक साझेदारी करी है, पहले से ही ऑलरेडी थी, जिसके अंदर पेटीएम ब्रांड का मालिकाना जो हक रखने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम पेमेंट की अपनी स्थापना के बाद से एक्सेस के साथ में ये जुड़ा हुआ था। सीईओ इसके विजय शेखर शर्मा है। उनके अनुसार मेड इन इंडिया और कोड साउंड ब्लॉक्स और कार्ड मशीन 15 मार्च 2024 के बाद में भी लगातार सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। इस प्रकार की अपडेट अभी हाल ही के सीईओ जो उनके हैं विजय शेखर शर्मा ने भी जानकारी मीडिया को दी। तो आप देख रहे हैं कि पेटीएम एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म है और हाल ही के अंदर इसलिए वो चर्चाओं में भी बना हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में इसरो द्वारा मौसम संबंधी सैटेलाइट कौन सा हाल ही के अंदर इसरो ने लॉन्च किया है? वैसे देखा जाए तो 2024 का ये सेकंड सैटेलाइट था जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा इसका है ये? तो ये जो किया गया है अभी, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इनसेट 3DS। क्या काम करने वाला है? मौसम संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार का एक इनसेट 3DS इसको लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? ये आधुनिक तकनीक से लैस एक सैटेलाइट मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी 2024 में इसका ये दूसरा मिशन है। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण यान GSLV-F14 से इसको क्या किया है, प्रक्षेपित कर दिया गया है। अभी हाल ही के अंदर इसलिए भी चर्चा भी बना हुआ था कि चंद्रयान 3 तो हम कर चुके हैं, देख चुके हैं और भारत ने अपना लोहा तकनीकी क्षेत्र के अंदर मनवा भी लिया है विश्व भर के अंदर। लेकिन अभी इसरो यहीं पे रुका हुआ नहीं है। अभी चंद्रयान 4, 5, 6 और 7 तक की इस प्रकार की भी उन्होंने आगे की रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर चांद की मिट्टी के नमूने लेकर के भारत तक वापस पहुंचना और यहां पे इसका और ज्यादा अध्ययन करने वाली जो विषय की जितने भी प्रकार के जो क्षेत्र हैं उस पे भी काम करने वाला है। तो इसरो अभी इस पे भी अपना ध्यान लगा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4, 5, 6 और 7 मिशन के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है और भारत की प्रथम जो कह सकते हैं कि प्राथमिकताओं में से एक है नासा के माध्यम से। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 2024 का दूसरा एक सैटेलाइट जो हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया इनसेट 3DS जो GSLV-F14 से इसको लॉन्च किया गया, सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया जो श्रीकोटा केंद्र स्थित है। और उद्देश्य क्या होगा? मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन चेतावनी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है जिनका नाम एस सोमनाथ है। जानते हैं आज के सेशन का 5वां प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस राज्य का नाम है कौन सा? मध्य प्रदेश। में से देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व है वो कहां पे है? एमपी के अंदर ही है। सबसे ज्यादा अगर टाइगर पाए जाते हैं तो कहां पे पाए जाते हैं? एमपी के अंदर ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर वनों के आवरण के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? वो भी मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा अगर आदिवासी जनसंख्या निवास करती है वो भी कहां पे करती है? एमपी में करती है। 2000 के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य रह गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि इसके अंदर से झारखंड तो नहीं कह सकते लेकिन छत्तीसगढ़ जब इससे टूट करके बना उसके बाद भी भारत का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया? दूसरा। और प्रथम पे कौन आ गया? वो आ गया राजस्थान आ गया। अभी वर्तमान में एमपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम मोहन यादव है और अभी हाल ही के अंदर एमपी और राजस्थान दोनों इसलिए भी चर्चाओं में बने हुए थे कि ERCP ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट जो 13 दोनों जिले हैं जो एमपी के और राजस्थान के, उन जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल से संबंधित इस प्रकार की एक बड़ी योजना है जिसपे दोनों सरकारों के माध्यम से केंद्र के मध्यस्थता की वजह से इस प्रकार का एक MOU भी किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें जो टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है। कान्हा टाइगर रिजर्व एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और इसीलिए वर्तमान में ये बना हुआ है चर्चा में।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ इस प्रकार का एक टाइगर रिजर्व है। स्थापना इसकी 1 जून 1955 को हो जाती है और 1973 में एक बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि 1973 के बाद में जिम कॉर्बेट सबसे पहले कहां का होता है, ये उत्तराखंड का होता है, देहरादून में स्थित है और अभी हाल ही के अंदर उसका नाम चेंज करके रामपुर कर दिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है? जंगल की लहरें, पहाड़ियां और पठार और घाटियां हैं। माना जाता है कि ये रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक, हम सब लोगों ने देखा है, द जंगल बुक से प्रेरित है, जो भारत के पहले टाइगर रिजर्व का शुभंकर है। भूर सिंह द बारासिंह का क्या है, ये घर है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हाल ही में एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी केंद्र इसको स्थानांतरित कर दिया गया था और इसी की वजह से ये टाइगर रिजर्व वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। जानते हैं अगला प्रश्न। डिजिटलीकरण के मामले में भारत ने किस देश को पछाड़ करके नंबर 3 की पोजीशन पे वो पहुंच गया है? जिस प्रकार भारत की आबादी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है, लेकिन डिजिटलीकरण कह सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई तरक्की कर रहा है, उस देश का नाम कौन सा है? भारत है। और अभी यूएनएससी की सदस्यता जो स्थायी है, उसके लिए भी अभी रुचिरा कंबोज जो हाल ही के अंदर चर्चाओं में इसलिए भी बनी हुई थी कि यूएन के जो स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने पूरे विश्व को, यह कह सकते हैं यूएन को काफी खरी खोटी सुनाई थी कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जिसको अभी तक यूएन की स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है, तो इसका मतलब यह है कि यूएन का लोकतांत्रिकरण अभी भी नहीं हुआ है, इसलिए भी वर्तमान में वो चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन अब देख रहे हैं भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटलीकरण के अंदर किस देश को पीछे छोड़ दिया। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके नंबर 3 पे वो पहुंच गया है। इस प्रकार के डेटा तो एक प्रकार की स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा किया गया, लेकिन देखते हैं कि इससे पहले अमेरिका और चीन दो पहले से इन स्थानों पे काबिज है, नंबर 1 और नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे कौन पहुंच गया है? ये भारत पहुंच गया है। नंबर 4 पे ब्रिटेन आ गया है और नंबर 4 पे और नंबर 5 पे कौन सा आ गया? जर्मनी आ गया। वैसे देखा जाए कि G20 के हिसाब से अगर डिजिटलीकरण की अगर बात करते हैं, वहां पे जो G20 के अंदर जो 20 देश है, उसके अंदर तो भारत का स्थान कौन सा? 12वां है। लेकिन एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा इस प्रकार का डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत को किस ने, या कह सकते हैं भारत ने किसको पछाड़ करके इस स्थान पे काबिज हुआ है? तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। आप देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन पर हुई स्टडी 5 पैरामीटर्स के आधार पर कनेक्ट हर्नेंस इनोवेशंस प्रोटेक्ट और सस्टेन, जिसमें भारत को 39.1 का स्कोर किया है, उसी की वजह से भारत इसमें नंबर 3 पोजीशन पे आ गया है। भारत से पहले अब अमेरिका और चीन है, भारत का नंबर 3 पोजीशन पे आ गया है। भारत के बाद ब्रिटेन और 5वें नंबर पे जर्मनी है। अगर बात करी जाए कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी? बेंगलुरु, जो आईटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं सिलिकॉन वैली है, वो भी कौन सी जानी जाती है? बेंगलुरु। तो वो नंबर 1 पे है। पर्सनल यूजर्स के डिजिटल करंट के मामले में भारत अगर G20 अगर की देशों की बात करें तो वहां पे कौन सा स्थान आता है? इसका 12वां स्थान आता है। जहां पे किसके बारे में बात हो रही है? पर्सनल यूजर्स और डिजिटल करंट के मामले में इस प्रकार का स्थान 12वां है, जबकि इस प्रकार की एक जो एजेंसी ने जो करी है उसके अंदर भारत का स्थान 3रा है। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है, और अंतिम प्रश्न ये है कि यूरोप में अब कितने साल तक के बच्चे व्हाट्सएप का उपयोग कर सकेंगे? पहले हुआ करता था ये 16 वर्ष हुआ करता था, जिसके अंदर अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया दोनों ऐसे देश थे जहां पर पहले 16 वर्ष हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसको घटा करके कितना कर दिया? 13 साल। क्या है विषय कि व्हाट्सएप का उपयोग कितनी कम उम्र के बच्चे, या कह सकते हैं कहां से इसकी शुरुआत कर सकते हैं देखने के लिए, यूज करने के लिए? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 13 वर्ष। पहले कितना था? 16 वर्ष था, और 16 वर्ष से इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 13 वर्ष कर दिया गया। हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही 13 वर्ष था, लेकिन यूरोप ने भी इसको अभी इसकी शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप क्या है। व्हाट्सएप एक क्या है? प्लेटफॉर्म है जहां पे अपन मैसेजों को क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान आप कर सकते हैं, और यही आप देख रहे हैं, ये लोगो है इसका। लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप यूरोप में इससे किसकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 13 वर्ष कर दी है। यूरोपियन यूनियन द्वारा डिजिटल सर्विसेज एक्ट और डिजिटल मार्केट एक्ट लाने के बाद ये व्हाट्सएप अपने नियम और शर्तों में काफी बदलाव करने को देखने को मिल रहा है। इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा कर ही पहले चुके थे। व्हाट्सएप की शुरुआत कब होती है?
तो हम आपको बताते चले कि 24 फरवरी 2009 में इसकी शुरुआत हो जाती है और भारत के अंदर नवंबर 2009 तक आते आते भारत में भी व्हाट्सएप लॉन्च हो जाता है। और वैसे देखा जाए कि दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा टूल किट है, जिसके माध्यम से हम अपने मैसेजों का आदान प्रदान इसी के माध्यम से करते हैं। तो अपनी जिंदगी के अंदर भी व्हाट्सएप एक अभिन्न हिस्सा बन करके रह गया है। लेकिन बात भारत के नियमों से संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन बनी नहीं है जिसके अंदर व्हाट्सएप की न्यूनतम उम्र कह सकते हैं कितनी हो सकती है भारतीय इस प्रोमिनेंट ये कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो आपने आज इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जाने जो परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।